अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ एडेनियम प्लांट पर, जिसको डेजर्ट रोज़ भी बोला जाता है, मतलब रेगिस्तानी इलाके का गुलाब। इसके फूलों को देखकर ऐसे ही लगता है जिस तरह गुलाब के फूल खिल रहे हों। डेजर्ट रोज़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाके का मतलब खुश्क एरिया का पौधा है, जहाँ पर कभी कभी बारिश हुई और इसकी पानी की नीड पूरी हो जाती है। लेकिन अब तो ना वो रेगिस्तान रहे और ना वो जंगल, इसलिए ये पौधे कमर्शियल हो गए, मतलब नर्सरीज पर सेल होने लगे। और शहर में इसका रेट काफ़ी हाई होता है, मतलब इसकी प्राइस ज़्यादा होती है। ग्राफ्टेड पौधा छोटे से छोटा भी लें तो 300 से 600 रुपये का आता है और इनकी कीमत हज़ारों में होती है। ये एक ऐसा पौधा है जिसकी ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ती। इसको पानी दे दें तो ठीक है, अगर ना भी दें तो भी ये सर्वाइव करता रहता है। अगर इसकी जान लेनी हो तो इसको ज़्यादा पानी देना शुरू कर दें तो ये कुछ ही वीक्स में मर जाएगा, मतलब गल जाता है। इसका कोडेक्स नीचे से गल जाता है ओवर वाटरिंग होने की वजह से। डेजर्ट रोज़ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। रेगिस्तान में रोज़ रोज़ बारिशें नहीं होती, रातें ठंडी हो जाती है तो ये हवा से ही अपनी नीड को पूरी कर लेता है, मतलब पानी को ले लेता है। एडेनियम प्लांट कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है और सीड से भी, लेकिन कटिंग से सिर्फ 5% चांस होता है क्योंकि इसकी कटिंग बहुत ही लैगी होती है। खुद का काफ़ी इसके अंदर मॉइस्चर होता है। समटाइम ये ग्रोथ कर लेती है और समटाइम नहीं करती, गल जाती है। सीड से ग्रो करने पर 100% आपको रिजल्ट मिलता है। ये है वो पौधे जो मैंने सीड से ग्रो किए। इसकी सीडलिंग भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है उन लोगों के लिए जिनको सीडलिंग करना नहीं आती, मतलब बीज लगाना नहीं आता। इस पौधे के लिए और इसके बीज के लिए सैंडी सोइल सबसे बेस्ट रहती है। थोड़ा सा पानी जमा हुआ और इसका सीड भी गल जाता है और साथ में पौधा भी गल जाता है। इसकी सीडलिंग का कोई भी टाइम नहीं है, सर्दी के दिनों में करें या गर्मी के दिनों में करें, लेकिन बेस्ट मौसम इसका बाहर के दिनों के बाद में होता है या फिर गर्मी में। 15 फरवरी से अगस्त के महीने तक आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। ये पौधा परमानेंट होता है, सीजनल नहीं, इसलिए जब मर्जी इसकी सीडलिंग करें और ये ग्रोथ करता रहता है। लेकिन सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ थम जाती है। ज़्यादा सर्दी होने की वजह से, धुंध पड़ने की वजह से इसके पत्ते झड़ जाते हैं और सिर्फ टहनियाँ ही रहती हैं। ऐसी स्टेज पर इसको पानी बिल्कुल नहीं दिया जाता। 1 महीना या 2 महीने तक भी ये पानी के बगैर जिंदा रह सकता है सर्दी के दिनों में। और जैसे ही 15 फरवरी के बाद मौसम गर्म होने लगता है तो इसके नए नए पत्ते और ब्रांचेस निकलने लगती हैं और मार्च के महीने के बाद में इसको फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। फ्लावरिंग सिर्फ इसको गर्मी के दिनों में होती है। किसी इलाके में इसको अच्छे से फूल लगते हैं और किसी में बिल्कुल नहीं लगते। ये पौधा मेरे पास करीब 2.5 साल से है और 2.5 साल में इसने सिर्फ 2 बार फ्लावरिंग की और अच्छी फ्लावरिंग सिर्फ इस सीज़न में की, मतलब अप्रैल 2018 में, क्योंकि इसके ऊपर मैंने फर्टिलाइज़र भी अप्लाई किया और इसको फुल धूप में रखा। जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उन इलाकों में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, लेकिन जिन इलाकों में खुश्क गर्मी पड़ती है, मतलब ह्यूमिडिटी, नमी नहीं होती हवा में, वहाँ पर इसकी ग्रोथ तो होती है लेकिन फ्लावरिंग जल्दी नहीं होती और बहुत कम होती है। पाकिस्तान कराची में इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ती है और इसको फ्लावरिंग भी खूब होती है। और इंडिया मुंबई में भी इसकी फ्लावरिंग होती है क्योंकि वो सी साइड एरिया है। जहाँ पर समंदर होगा वहाँ की हवा नम होती है, उसके अंदर नमी पाई जाती है, थोड़ी सी नमकीन हवा होती है वो। तो ऐसा मौसम, ऐसी हवा एडेनियम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहती है इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए। गर्मी के दिनों में भी इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी देते रहें तो भी ये गल जाता है। और जब वो गलने लगे, मतलब ये वाला एरिया रोट होने लगे, तो पूरे पौधे को बाहर निकालिए, मिट्टी को झाड़ दीजिए और जो एरिया गल रहा है उसको काट दें और फिर दोबारा से इसी पौधे को इसी तरह मिट्टी के अंदर लगा दें और पानी बहुत कम दें, तो इसकी रूटिंग फिर से शुरू हो जाती है। कहने को ये बहुत ही ढीठ प्लांट है लेकिन बहुत नाजुक भी है। अगर बहुत ज़्यादा कम पानी आप देते हैं तो भी ये गल जाता है। जब मिट्टी बहुत दिनों के लिए खुश्क रहती है और ये पौधा धूप में पड़ा रहता है तो ये कोडेक्स इसका और ब्रांचेस इसकी नरम पड़ने लगती हैं और जब नरम और ढीली पड़ने लगती हैं तो वो गलने लग जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ ओवर वाटरिंग से भी ये गल जाता है और कम पानी देने की वजह से भी गल जाता है। इसलिए एक बैलेंस रखना पड़ेगा आपको। बैलेंस कैसे रखा जाए ये टाइम टू टाइम आता है। जैसे जैसे आप यूज टू हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा। एडेनियम प्लांट 2 टाइप के होते हैं, या तो ग्राफ्टेड या फिर सीड से ग्रो किया हुआ। ग्राफ्ट इसको इसलिए किया जाता है ताकि ऊपर जो एरिया है उसको और रंग के फूल लगें और बड़े साइज़ के लगें। जिस तरह गुलाब के पौधे को ग्राफ्ट किया जाता है, नीचे वाला एरिया जंगली होता है और ऊपर वाला एरिया इंग्लिश रोज़। इसी तरह इसके अंदर भी बड़े फूलों वाला ग्राफ्ट ऊपर लगाया जाता है। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है यहाँ पर ग्राफ्ट लगा हुआ था और ऊपर वाला जो प्लांट है वो ग्राफ्टेड है। ऊपर प्लांट को जो फूल लगेंगे वो लाल रंग के लगेंगे और बड़े साइज़ के लगेंगे। और अगर नीचे से कोई ब्रांच निकलती है तो उसको काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटेंगे तो वो जंगली गुलाब होगा, मतलब जंगली एडेनियम, जिसका फूल का साइज भी छोटा होगा और वो सिंगल पेटल होगा। लेकिन ग्राफ्टेड के अंदर बहुत सारे कलर्स भी पाए जाते हैं। एक पौधे के ऊपर 3 से 4 कलर का भी ग्राफ्ट किया जाता है, जो हर ब्रांच के ऊपर एक अलग रंग का फूल खिला होता है।
जब इसके फूल खिल जाते हैं और मुरझा जाते हैं तो उसके अंदर सीड बनना शुरू हो जाता है। लेकिन सीड हर शहर में नहीं बन पाता। सीड सिर्फ उसी शहर में बनेगा जहाँ पर ह्यूमिडिटी और हीट होगी, क्योंकि इस पौधे के लिए आइडियल टेम्परेचर और आइडियल मौसम चाहिए। आइडियल मौसम सी साइड पर ही होता है, मतलब गर्म भी और नम भी। खुश्क इलाकों में इसके सीड नहीं बन पाते। अगर बन जाएं तो उसका साइज बहुत छोटा रहता है और समटाइम वो जर्मिनेट भी नहीं होते। जब इसका ऑफ सीजन हो, मतलब दिसंबर का महीना हो, जब इसके पत्ते झड़े हों और टहनियाँ आपको साफ साफ दिख रही हों, तब इसकी प्रूनिंग का सीजन आता है। इसकी ब्रांचेस को काट दिया जाता है जो डी शेप हो रही हों या बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हों। क्योंकि ये टिम्बर नहीं बनती, लकड़ी नहीं बनती, इसलिए ब्रांच ज़्यादा लंबी होने की वजह से लटक जाती है। तो इसको एक शेप देने के लिए और ब्रांचेस को मजबूत करने के लिए कटाई करनी पड़ती है। और कटाई के हमें दो फ़ायदे होते हैं। जो कटाई हमारे पास बचती है, जो ब्रांचेस हमारे पास बचती हैं, उसको एज अ कटिंग भी लगा सकते हैं। और जहाँ से हमने काटा है वहाँ से 2 शूट भी निकलती हैं। दिसंबर के महीने में मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, इसकी ब्रांच काट दी थी और अब आप देख सकते हैं वहाँ से 2 शूट निकल रही हैं। इस तरह आपका पौधा भी बुशी बनता रहेगा। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, जाहिर सी बात है, उतनी ज़्यादा कलियाँ और फूल लगेंगे। एक टहनी के ऊपर बहुत सारे फूल के गुच्छे लग सकते हैं, लेकिन हर फूल नहीं खिलता। उनमें से कुछ कलियाँ झड़ जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं और कुछ फूल खिल जाते हैं। एडेनियम प्लांट के लिए सैंडी सॉइल सबसे बेस्ट रहती है, लेकिन अगर इसको चिकनी मिट्टी के अंदर भी लगाया जाए तो ये ग्रोथ करेगा। इसको अगर कोकोनट हस्क, मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं नारियल के बाल के, उनके अंदर भी लगाया जाए तो भी ये ग्रोथ करता है, क्योंकि इसकी फीडर रूट्स बहुत ही कम होती हैं। इसकी मोटी मोटी सी रूट्स होती हैं जो कोकोनट के टुकड़ों के साथ चिमट जाती हैं, वहीं से पानी लेती हैं और वहीं से खुराक लेती हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट सॉइल है सैंडी सॉइल। 50% मिट्टी और 50% सैंड। हर शहर में एक अलग रंग की रेत होती है। किसी में लाल रंग की होती है, किसी में ग्रे कलर की और किसी में रेड कलर की और किसी में येलो की। रेत कोई भी हो, बारीक होनी चाहिए। उसके अंदर 50% मिट्टी मिक्स करें और एडेनियम को लगा सकते हैं। सैंडी सॉइल यूज़ करने का मकसद ये होता है कि जब हम पानी दें तो पानी जमा ना रह पाए ज़्यादा देर के लिए। अगर ज़्यादा देर के लिए गमले के अंदर इसके कोडेक्स, मतलब इसके ट्रंक के साथ में जमा रहेगा तो वहाँ से गलना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें सैंडी सॉइल का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम पानी दें और 5 मिनट के अंदर अंदर ही एक्स्ट्रा पानी नीचे से ड्रेन हो जाए। अगर आपके पास सैंडी सॉइल नहीं है तो आप बजरी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर 50% बजरी मिक्स कीजिए और उसके अंदर भी पौधा लगाया जा सकता है, जिस तरह मैंने लगाया हुआ है। बजरी का साइज छोटा हो, जो मार्बल चिप्स होती है जो हम घरों में फर्श बनवाते वक्त डलवाते हैं, वही बजरी आप यूज़ कर सकते हैं मिट्टी में। और अगर ओनली चिकनी मिट्टी के अंदर ही लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। जब भी आप पौधा चिकनी मिट्टी के अंदर लगाएं तो मिट्टी का गमला यूज़ करें, क्योंकि मिट्टी के गमले के अंदर मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली नहीं रहती। और मिट्टी जब भरें तो पूरा फिल कर दें गमले को, ताकि पानी जमा होने के लिए गुंजाइश ही ना रहे, गैप ही ना रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि चिकनी मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती और जब वो खुश्क होती है तब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इसलिए चिकनी मिट्टी में अगर लगा रहे हैं आप इसको, गमले के अंदर मिट्टी ज़्यादा फिल होने की वजह से ओवर वाटरिंग कभी भी नहीं होती। बस डेली बेस पर हल्का सा शावर कर दें पत्तों के ऊपर और थोड़ा सा पानी गमले की मिट्टी के ऊपर गिर जाता है। बस इतने में इसकी प्यासी बुझ जाती है। अब बात करते हैं इसको कौन सी खाद की ज़रूरत है। अगर इसको गाय का गोबर या कंपोस्ट ही देते रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ तो बढ़ेगी, लेकिन इसको फूल नहीं लगेंगे, क्योंकि गाय के गोबर के अंदर, कंपोस्ट के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। इसलिए इसको केमिकली खाद देनी पड़ेगी आपको, जिसका नाम है NPK। एक NPK आती है दानेदार, जो छोटे छोटे से दाने होते हैं, और एक आती है वाटर सोल्यूबल, मतलब जो पानी के अंदर खल हो जाती है। NPK 20-20-20 भी इसके लिए बेस्ट रहती है। हर 10 से 15 दिन के बाद 5 लीटर पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच खाद डालें और मिक्स करके वो पौधों को दे सकते हैं। और उसी पानी का स्प्रे भी पौधों के पत्तों के ऊपर, फूलों और कलियों के ऊपर भी किया जा सकता है। 5 लीटर पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच जो डाला है वही पानी आप इसको दें। पौधे के गमले के हिसाब से डिपेंड करता है, उसके अंदर 1 या 2 गिलास दे सकते हैं और जो पानी बच जाए वो अपने सारे दूसरे पौधों को भी दें। एडेनियम प्लांट ज़मीन के अंदर सही से ग्रोथ नहीं करता। अगर ज़मीन के अंदर इसको लगाना है तो ऐसे एरिया में लगाएं जहाँ पर दूसरे पौधे ना हो, मतलब ऐसे पौधे जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप दोनों पौधों को एक ही प्लेस में लगा देंगे, मतलब जिसको कम पानी की ज़रूरत है और जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो इस तरह प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। होपफुली आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो इसके बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। 5 दिन बाद अब करीब करीब सभी फूल खिल चुके हैं। जो कलियाँ आपको दिख रही थी वो अब गुलाब के फूल की सूरत ले रही हैं, और जो हमने वीडियो के अंदर देखा था फूल वो ये वाला था। अब ये आहिस्ता आहिस्ता मुरझा रहा है, लेकिन बाकी सब अच्छे तरीके से खिल गए हैं और कुछ बर्ड खिल नहीं पाए। जितने भी बर्ड लगते हैं सभी के सभी खिले, ये कभी नहीं होता। अगर सब कलियाँ खिलवाना चाहते हैं आप तो उसके लिए खाद का कंटिन्यूली यूज़ करना पड़ता है, लेकिन मैं खाद का कंटिन्यूली यूज़ नहीं करता, इसलिए कुछ खिल जाते हैं, कुछ मुरझा जाते हैं।